नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे राजगुरु रमेश जोशी जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे देश में ब्राह्मणवाद की क्या स्थिति है और आज के वक्त में ब्राह्मण किस मुकाम पे है, उनके लिए क्या नई योजनाएं हैं, ब्राह्मण समाज उनके लिए क्या कर रहा है, तमाम बातों पे चर्चा होने वाली है। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका जो सामाजिक सफर रहा है, कहां से शुरू होके अब तक कहां आया? सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ जी कि हमारे जो फोर फादर थे वो राजगुरु रहे जी। एक 27 स्टेट हिमाचल की, 4 पंजाब की, मनीमाजरा, कपूरथला, नाभा और पटियाला। तो बचपन से ही बाय वर्ड ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, बाय वर्ड ऑफ माउथ हमें जो है वो वेद और दूसरी चीज़ों का जो है वो ज्ञान मिलता ही रहा। और वैसे एजुकेशन के तौर पर इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन लेने के बाद जी जो है वो मैं यूनिवर्सिटी की सर्विस में आया और एक ऑफिसर बन के रिटायर हुआ। अब मैं ये सारी चीज़ों से निवृत्त होकर मैं शिमला चला गया हूँ। वहाँ पर मैंने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया है जिसमें मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ आदमी, और वहाँ पर जो लोग बाग आते हैं जैसे तरह तरह के प्रश्न अनुभव और प्रश्न पूछने के लिए उनको सही रास्ता और ज्ञान देता हूँ जितना मेरे पास है। आगे भी मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, और आदमी की जो लाइफ है वो स्टूडेंट लाइफ की है। बचपन से लेकर अब तक बुढ़ापे को भी मैं बुढ़ापा नहीं मानता, उसमें भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता। पर के साथ में आज देश के कई राज्यों से आपका पाला पड़ा है, कई राज्यों की व्यवस्थाओं को आपने समझा है, खास करके देश के बाहर। आज के वक्त में ब्राह्मण कहाँ खड़ा है ऐसी सिचुएशन में, इसके का सोशल पोजीशन? ये वो युद्धांत से जो अटैक हुआ था और हिंदुस्तान की जो गति हो रही थी उसमें ब्राह्मण का जो स्थिति थी वो वही पोजीशन आज हो रही है। अब जरूरत है देश को चंद्रगुप्त की और क्या कहते हैं चाणक्य की, और अगर वो स्थिति यहाँ बनती है तब जाकर यहाँ पर सुधार आएगा। ये मेरा अपना सोचना है। रीजन ये है कि एक काल पुरुष बनाया गया। वेद व्यवस्था में जो आता है वहाँ वर्ण व्यवस्था आती है, वहाँ जाति प्रथा नहीं थी जी। जाति प्रथा ना कोई वेद बोलता, वेद ही सत्य है और वेद ऊपर से लिखे हुए आए जी। तो ये तो स्पष्ट है। लेकिन पुराणों को जो है लिखा गया, पुराणों में आता है, पुराण जो है वो आज कहते हैं शेड्यूल कास्ट। मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वाल्मीकि भी ब्राह्मण है, उनको तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत बनाया गया है इस तरीके से। और ब्राह्मण है, उन्होंने जो है वो रामायण लिखी, व्यास हुए जिसको पाराशर ऋषि ने पाला, उन्होंने जो है वो भागवत लिखी। तो जहाँ भी आता है जिसको आज आप SC या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन्होंने सारा पुराण लिखा है। अब ब्राह्मण ने तो पढ़ा है उसे। लेकिन मान लीजिए इसमें कोई अंतर नहीं है, बदलाव नहीं है, कोई कुछ अलग नहीं है चीजें। तो आज के समय में जेएनयू की दीवारों पे ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उसका रीजन है जो कुछ यहाँ पर जो पढ़ाया गया है वो कुछ कम्युनिस्ट, हमारे जो भाई लोग हमारे जो कम्युनिस्ट हैं और दूसरे धर्म के जो लोग बाग हैं, इनकी परिछाया पढ़ने की वजह से जो एक्चुअल जो चीज़ थी वो पढ़ाई नहीं गई। नतीजा ये है कि जिस बच्चे को जो है पहले मम्मी माँ बोलता था, आज समाज के जैसा दिशा चल रही है तो मम्मी बोलता है। इसी तरीके से जेएनयू वगैरह में जो चीज़ चली है वो इसलिए चली है कि उनको वो चीज़ बताई नहीं गई, ना वो आज पढ़ने के लिए तैयार है। अगर वो समझे उस चीज़ को तो वो कहीं कुछ नहीं है, वो तो पब्लिक वेलफेयर का है। आप एक चीज़ देखिए, कई जगह दूसरे धर्मों में पृथ्वी को चपटी बताया गया जी, उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिखा गया है। हमारे यहाँ तो शुरू में भी वो लिखा हुआ है कि वो गोल एक बॉल है जिसको जो है वो उसने जो है शुक्र उसमें जो है वो नाक में रखा हुआ है, और कई जगह हमें जो है गोल ही दिखाई गई पृथ्वी जो है वो। और दूसरी चीज़ जो देखने में आया है कि DNA का सिद्धांत हमारे यहाँ XY, तो XY तो हमारे यहाँ जो जब ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ तो वो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा ये तो आसान है यार, से समझ में क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप रखा, आधा पुरुष का आधा नारी का, उससे जो है स्त्री और नारियों से नारियों की लाइन, पुरुषों से पुरुषों की लाइन, वो जुड़े हुए आपस में। नतीजा क्या, X1
XY जुड़ा हुआ है, हर नारी के अंदर पुरुष है, पुरुष के अंदर एक नारी है। वो आज नासा ये बता रहा है कि XY होता है, तो कौन सी नई चीज बता रहा है? हमारा तो आयुर्वेद उस चीज को बोलता है। एक काल्पनिक पुरुष है जो पहले बनाया गया, उस काल्पनिक पुरुष में जो ये सिर का हिस्सा है, इसको बताया गया ब्राह्मण, इसको काम दिया गया था पढ़ना और पढ़ाना, और ना व्यापार करेगा और ना वो जो है वो खेती करेगा, और उसके बाद भिक्षा वृत्ति से वो अपनी जिंदगी पालेगा। समाज ने ब्राह्मण को क्या दिया? तांबे का लोटा, लाल लंगोटा, पीपल का पेड़। आज एकादशी का व्रत, कब तो आज से क्या व्रत, तो आधा तो बेचारा भूखा ही मरता था, क्योंकि इसका सीधा सिद्धांत है कि राजा जनक ने जब बहुत सारे ब्राह्मणों को उपहार दिए तो वशिष्ठ ने मना कर दिया, उसने कहा मत दो ब्राह्मणों को। उसका रीजन है ब्राह्मण अगर जो है इतना ज्यादा वो हो जाएगा तो वो अयास हो जाएगा, वेद नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए इनको ऐसे ही रखो। उस वक्त ये ब्राह्मणों के लिए एक रखा गया था। अब ये जो हिस्सा है हमारा कंधे का और हाथ का, इसमें राजपूत यानी कि जो वर्ण व्यवस्था में दिखाया गया था, जो समाज को वो करेगा, देखेगा, तीनों वर्णों की रक्षा करेगा। उसके बाद पेट आ गया, सारी चीजें वो खाएगा, दिन भर मेहनत करेगा, रात को पकाएगा, खाएगा, पेट में जाएगा। पेट का काम क्या है? फिर वो रस बना के पूरी बॉडी को देगा, ब्लड बना रहा है, दूसरी चीजें बना रहा है, शरीर को भगवान करने की व्यवस्था, सिविल एंड सप्लाई, जो नेचर ने बनाई सिविल एंड सप्लाई, उसका जो काम करेगा वो बढ़िया करेगा। वैश्य वहां से पैदा हुआ। इसके बाद नीचे का हिस्सा संतान उत्पत्ति से लेकर आपके मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा जहाँ जाना है उसने वो करेगा, उसको शूद्र की संज्ञा दी गई थी। तो शूद्र का मतलब है जितने भी दूसरे काम है, छोटे बड़े कामगारों की संख्या को शूद्र कहा गया है। आज क्या है? आज उस चीज को मॉडिफाई किया, मेडिकल साइंस ने क्या करा? शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। फिजियोलॉजी में आता है, पहला हिस्सा क्या होता है? अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, एब्डोमेन और स्कल। 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों से का मतलब यह है कि 4 खंभे जब बनाओगे तभी एक कमरे का निर्माण होगा। इसी तरीके से समाज में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से चला है। और वर्ण व्यवस्था का मतलब भी यही था, उसमें छुआछूत और जाति प्रथा नहीं थी। अब दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये सब तो चलता रहा है। तीसरा, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो मैं कह रहा था कि समाज का ताना बाना, जो आप लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पंडितों ने देश को खराब कर दिया। लेकिन पंडित से ज़्यादा मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जो कि पढ़ा लिखा हो, जो समाज के अंदर सब चीज़ दे रहा हो, उसके बावजूद भी वो पब्लिक के ताना सुन रहा हो, फिर भी वो जो है शांति से बैठा हुआ हो, ऐसा आज ऐसी स्थिति बना दी कि बिल्कुल डब्बू, और ऐसी स्थिति बना दी ब्राह्मण को, बिल्कुल जो जितना उसका पढ़ा लिखा जो ज्ञान है, सारी चीजें उसको मानते ही नहीं है। बस यही मैं भी कह रहा था कि सारा कुछ ताना बाना अगर बेहतर है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, तो फिर ब्राह्मण हाशिए पे क्यों उठता है? हाशिए पे इसलिए घूम रहा है। अगर हाशिए पे नहीं घूमता होता तो कश्मीर से क्यों निकाले जाते? ये मेन चीज है। अगर वही ब्राह्मण अगर 10-15 इकट्ठे होते दूसरा काम करते तब क्या होता, लेकिन नहीं, उन्होंने शांति और अहिंसा का रूप धारण करके वहां से वो निकल गया। ब्राह्मण तो अहिंसा से शुरू से लिबरल रहा है। ब्राह्मण को क्या लिबरल बनाओगे आप, जिसने सबको समाज को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और उसके बावजूद खुद वो भिक्षा वृत्ति से अपना जो है जीवन कर रहा है। तांबे का लोटा, लाल लंगोटा, पीपल का पेड़, इससे बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा? वही नंद ने उसको क्या कहते हैं, चाणक्य को कितना परेशान करा, उसके बावजूद भी आखिरी में उसने सेल्यूकस को ऐसी पोजीशन में अपनी लड़की को जो है चंद्रगुप्त को देके भागना पड़ा, और वो भी रेगिस्तान के रास्ते से भगाया। उसके बाद भी कवालियों ने अटैक कर दिया उनके ऊपर, हारी हुई फल को वो अटैक करते थे, उन्होंने लूट लिया, आधे जाते हुए मर गया, आधे वो। तो ये मतलब निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण जब दरिद्र था है तभी वो बेहतर स्थिति में है। आज ब्राह्मणों ने लगातार हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मजबूती के साथ वो सामने आए। ये पीड़ा लोगों को है, शायद इस वजह से विरोध है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि रीजन है इस मामले में हम जो है वो भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं। जो भी है उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों का युग में व्यापार करोगे, फलोगे, फूलोगे, और ठाकुरों तुम्हारे सिर पर ना ताज होगा ना तुम्हारा राज होगा, क्या करोगे तुम?
आज वही सारी स्थिति बन रही है, जैसे कहा जाता है ब्राह्मणों ने जिन्होंने व्यापार करा, जो आगे किया, जो थोड़े और ज़्यादा पड़ गया वो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह बाहर के मुल्कों में चले गए और वहाँ पे सीईओ की पोस्ट पे बैठ गए सब जगह। निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहतरीन पोजीशन पे आज ब्राह्मण समाज के युवा हैं, लेकिन एक और भारत है, एक और भारतीय ब्राह्मण है, एक और भारत में बसने वाला युवा है ब्राह्मणों, वो दर की ठोकर खा रहा है, दर का भिखारी, उसके लिए रास्ते नहीं है आगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या ठोस पहल? तो हर जगह जो है पिट रहा है, क्योंकि कहीं पिछड़े, कहीं अगड़े, कहीं कुछ ब्राह्मण को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जो उसने अभी तक देश बनाया, देश के लिए सैक्रिफाइस किया, बुरा मत मानना, एक स्पष्ट बात और मैं कर देता हूँ, अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाला भी ब्राह्मण ही था और उसके बाद उसने अपनी लड़की अम्बेडकर को दी। ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग इस चीज को मानते हैं? खैर, अम्बेडकरवाद की वजह से जो देश में भ्रम की स्थिति बनी है, नहीं, ये जो कहते हैं ना धर्म के मामले में नीचे, तो धर्म तो ब्राह्मण तो लिबरल है, ब्राह्मण ने कोई धर्म नहीं फैलाया। तो ब्राह्मण ने वो बोला है, मैंने कहा जो पुराण वगैरह जो आपके जो है एससी भाइयों ने लिखा है उसी को तो उन्होंने पढ़ा है। तो आज ब्राह्मण जहाँ खड़ा है वहां से उसका उत्थान कैसे हो, वो अगले पायदान पे चले, उसके लिए ब्राह्मण संगठन की आवश्यकता है। क्या कर रही है ब्राह्मण संगठन की आज आवश्यकता है, ताकि वो एकजुट होकर अपनी कमियों को भी सुधारे और साथ में देश में जो गलत तरीके से उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उस चीज को भी वो पब्लिक के सामने लाए कि भाई ये है और फैसला आपका है। नहीं, विपन्न ब्राह्मण संपन्न कैसे बने? विपन्न ब्राह्मण संपन्न ऐसे बनेगा, उसके लिए ब्राह्मण को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। पहले तो जब तक ब्राह्मण की सुनवाई कहीं नहीं है, उसको तो और मार गया। पालघर में ब्राह्मण जा रहे थे, क्या करा उनका? क्या पुलिस नहीं थी वहां पर? और कर्नाटका में चोटी उखाड़ के यूं फेंक दे रहे, उसका कारण क्या है? आप ब्राह्मणी समाज को क्यों तंग किया जा रहा है? क्या ये देश में जो है ब्राह्मण नहीं है? मुझे एक बात बताओ, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, धर्मनिरपेक्ष है तो धर्म को तो सरकार को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। धर्म से अलग, भाई तुम जानो तुम्हारे धर्मचारी, तुम्हारे धर्माचार्य जाने, सरकार से इससे क्या मतलब है? लेकिन जब आपने एक औरों को आपने सम्मान दिया और एक वर्ग को आप जो है वो नीचे उसमें टुकड़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। हाँ, यह उन्हीं को बना के उनसे ही ये सारे काम करवाए जाते तो ठीक था। आखिर में ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एकजुट रहो, और दूसरा मैं तो नहीं, परशुराम जी ने जो कहा है उसको मानो। परशुराम जी ने कहा ब्राह्मणों पढ़ो लिखो, व्यापार करो, फलोगे फूलोगे। और इसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ से जो व्यापार या दूसरे तरीके से पढ़ने के लिए अमेरिका गए, सब सक्सेसफुल है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हर ब्राह्मण यहाँ से निकल जाए, तो ब्रेन निकल जाएगा, ब्रेन निकलने के बाद वो जगह भी शून्य हो जाती है। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी तकलीफ और सहन करो, इस देश को उसी तरीके से लाओ, उसी बाहों पर लाओ जहाँ से जो है सबका उत्थान हो सके। तुलसी जी, बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ रही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व और ब्राह्मणवाद पे। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ भेंट कराएंगे, जल्दी भेंट कराएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद।